मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी और आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्कूल में आकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 14 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है अकबरी लोटा और जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने अकबरी लोटा जो लिखा है उसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया। आज हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं, तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए। हम अपने पाठ पढ़ते हैं अकबरी लोटा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तीमंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकार के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। जब लाला झाऊलाल का जो लोटा था वो नीचे गिर जाता है, और तो वो ऐसा लगता है लाला को जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, कि ऐसे चलती हुई गली यानी उसमें से लोग हैं वो आ जा रहे थे, और 3 मंजिले यानी 3 मंजिल से भरे हुए पानी के लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकार के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी किसके ऊपर गिर जाएगा और कौन है वो इस बारे में उनसे झगड़ा करेंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब वह दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। उनको लगा कि ये अगर किसी के ऊपर गिर गया पानी से भरा हुआ तो कोई आफत खड़ी हो जाएगी, यानी वो काशी पहुंच जाएंगे। काशी से मतलब है कि झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने मन में जैसा विचार किया था वैसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा और लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे गिरे उतरे तब देखा कि एक भारी भीड़ है वो उनके आंगन में घुस आई थी, यानी लोग इकट्ठा होकर के उनके आंगन में आ गए थे। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, तो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्श से भिगा हुआ है, यानी नक्श से सिख से वो भिगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, यानी उसके पैर में लगी थी और वह उसको सहलाता हुआ आ रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि उसी के पास वो अपराधी लोटा यानी जो झाऊलाल के हाथ से गिर गया था जो गली में, वह लोटा उस अंग्रेज अधिकारी के पास था। उसको देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन समझ लिया कि अब फौरन ये प्रश्न बन रहा है कि लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर क्या समझ लिया। तो लाला झाऊलाल जी ने ये फौरन समझ लिया कि जो उस भीड़ में से प्रधान पात्र एक अंग्रेज अधिकारी है जो नक्श से भिगा हुआ है और जो अपने एक पैर से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 को स्थिति को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लाला झाऊलाल से लेके ये पूरा पैराग्राफ है, आप अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया और फिर उसी के बुट पर आ गिरा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया था। एक दुकानदार था उससे टकरा गया था, और टकराकर जो दुकान पर जो खड़े थे उस अंग्रेज को
उसने सांगोपांग स्नान करवाया, यानी वह पहले तो उस दुकान से टकराया और टकरा करके जो अंग्रेज अधिकारी उस दुकान पर खड़े थे वह उसका पानी उन पर गिर गया और फिर उसी के बूट पर गिर गया। बूट यानी क्या होते हैं? जूते। उनके जूते पर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उसने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। जब अंग्रेज को यह मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल है उस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल क्या काम किया? मुंह खोल लिया, यानी उसने उसको इतना क्रोध आया कि वो एक से बढ़कर एक गालियां लाला झाऊलाल को देने लग गया। तब लाला झाऊलाल को ऐसा लगा कि मेरे को तो आज ही मालूम हुआ है कि अंग्रेजी शब्दकोश में भी गालियों का अंग्रेजी शब्दकोश में भी ऐसे गालियां हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उसी समय जो पंडित बिलवासी थे वो भी भीड़ को चीरते हुए यानी भीड़ में से निकलते हुए आंगन में आते दिखाई देते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उसी समय जो पंडित बिलवासी थे वो आ गए और उन्होंने आते ही पहले काम क्या किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जो सभी इकट्ठे हुए थे आंगन में और लोग, उनको उन्होंने क्या किया? बाहर निकाल दिया और फिर आंगन में कुर्सी रखी और कुर्सी रखकर उन्होंने जो साहब थे यानी अंग्रेज अधिकारी थे उनसे कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप है आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। पंडित ये अपना प्रश्न बन रहा है कि पंडित बिलवासी जब उनके लाला झाऊलाल के आंगन में आए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि उन्होंने आते ही पहला काम यहाँ से लेकर कुर्सी पर बैठ जाइए, ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे कि पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में आते ही पहला काम क्या किया? तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जो जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप आराम कीजिए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? जब बिलवासी जी ने उनको अंग्रेज अधिकारी को कुर्सी पर बैठा दिया तो उसने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया और लाला झाऊलाल को इशारा करके बोले कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह पर चलते पर लोटे के वार करे। उसने वो लाला झाऊलाल को पहचानते थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी के सामने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी को शख्स को बिल्कुल भी नहीं जानता कि जो क्या जिसका काम क्या है, निरीह है लोग चलते हैं यानी जो चलते हुए लोगों पर लोटे के वार करे, ऐसे लोगों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनोटिक, यानी वह खतरनाक पागल है। वो कहता है अंग्रेज अधिकारी की मेरी समझ में ये एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये एक खतरनाक मुजरिम है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरी समझ में क्या है, ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को उस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। परमात्मा ने इस लाला झाऊलाल की आंखों में इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति दी होती, यानी खाने की अब हमारी आंखों का काम क्या है? देखना। और लेखक कह रहे हैं कि परमात्मा ने यदि लाला झाऊलाल को आंखों से खा जाने की शक्ति दी होती तो लगता था, ऐसा लगता है कि उस समय वो बिलवासी जी को खा देते थे। क्यों खा जाते? क्योंकि बिलवासी जी थे वो लाला झाऊलाल को जानते थे। उनसे उन्होंने लाला झाऊलाल को रुपए प्रबंध करने के लिए कहा था और उन्होंने हाँ भरी थी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने जब उनसे पूछा कि क्या आप इसको जानते हो, तो वो उसको मना कर देते हैं। तब वो कहते हैं कि अगर आंखों में खाने की शक्ति होती वो तो वो उनको
खा जाते हैं, क्योंकि वो उनको जानते हुए भी मना कर रहे हैं। उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था। किसको समझ में नहीं आ रहा था देवांशी? लाला झाऊलाल को। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? तो साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। तब वो लाला जो बिलवासी जी है, वो उनसे अंग्रेज अधिकारी से पूछते तो क्या करना चाहिए? तो पुलिस में, तो वो कहते हैं पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट करवा देनी चाहिए, जिससे ये आदमी है फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। तो अंग्रेज अधिकारी पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो वो कहते हैं कि पास में, चलिए बताऊं। तो वो कहते हैं चलिए, लेकिन कहता है अभी चला, लेकिन आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं, क्योंकि जो जी बेचे को मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ, कि मैं इसको खरीद लेता हूँ और मैं 50 रुपये तक इसको इसका दाम ले सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने उनसे पूछ लिया आप इस रद्दी लोटे को क्यों खरीदना चाहते हो? आप आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो वो लाला बिलवासी जी कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं। मैं तो ऐसा सोचता था कि आप एक विज्ञ हो, यानी एक समझदार आदमी हो, सुशिक्षित हो। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो अंग्रेज अधिकारी है, वो उनसे पूछते हैं कि बात क्या, आप बताइए। जवाब, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तब वो क्या करता है, बिलवासी जी, वो एक नई तरकीब निकालता है। वो इसीलिए उनको नहीं पहचानता कि मैं इस लोटे के भी रुपए ले लूंगा, क्योंकि रुपए का प्रबंध करने के लिए किससे, लाला झाऊलाल ने किससे कहा था? बिलवासी जी को। बिलवासी जी इसी जब ये घटना घट जाती है तो उनसे उन्होंने सोचते हैं कि अंग्रेज हैं, पुरानी चीज़ों के शौकीन रहते हैं, तो मैं क्यों ना इनसे ही ले लूँ। तो वो एक चाल चलते हैं कि मैं इसको, अपन पुलिस स्टेशन चलते तो हैं, लेकिन मैं पहले इसे 50 रुपये एक लोटा तो खरीद लूँ। तो वो कहते हैं कि आप लोटा क्यों खरीदना चाहते हैं? तो कहते हैं कि मैं, अरे आप इतना भी नहीं जानते, आप एक समझदार आदमी हो। ये पुराने ज़माने का अकबरी लोटा है, जिसे अकबरी लोटा यानी अकबर के ज़माने का लोटा है, जिसे संसार भर के जो म्यूजियम है वो परेशान है, वो सब खरीदना चाहते हैं, तो मैं क्यों ना मैं ही खरीद लूँ। अब ये यहाँ से भी अंडरलाइन कर लीजिए कि उन्होंने लाला बिलवासी जी ने अंग्रेज अधिकारी को क्या बताया। यहाँ से, जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यहाँ तक यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अब वो दिलवासी जी थे, उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बताई और कहा कि 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं है, वो शेरशाह से हारकर भागे थे और सिंध के रास्ते में गए तो वो रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। तो इस अवसर पर उनकी प्यास से जान निकल रही थी, तो एक ब्राह्मण, इस समय एक ब्राह्मण ने उसी लोटे में पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। और हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे उस लोटे को ले लिया। और हुमायूं के बाद अकबर था ना, उनके बाद में उस ब्राह्मण का उन्होंने पता लगाया कि किसने हुमायूं की जान बचाई थी, और उन्होंने, अकबर ने वह लोटा ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। कि उन्होंने क्या किया, अकबर ने वह लोटा तो ले लिया और उसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी का नाम उन्होंने अकबरी लोटा रखा। इस पैराग्राफ को
पूरा अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से 16वीं शताब्दी की बात से लेके कि लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, तो ये पूरी बात आ जाएगी, है ना। 16वीं मैम शताब्दी से लेके और इसे से इनका नाम अकबरी लोटा पड़ा, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट। मैम यस बेटा। मैम 12 चैप्टर का तो पीडीएफ सेंड ही नहीं किया मैम आपने। हाँ मैं कर दूंगी, अभी वो रीडिंग भी तो नहीं है ना उसकी, उसके बाद भी होगा। मैम हो गई। पहले मैं जैसे करा रही हूँ वैसे कर लो, ठीक है ना। ओके मैम। नोटबुक नोटबुक चेक कराने आ जाए क्या मैम आज? हाँ आ जाना। वह ओके बराबर मैम। इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, इस पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, म्यूजियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। आगे पढ़ते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? फिर उसने जब बिलवासी जी ने इतनी बड़ी कहानी सुना दी तो वो थे अंग्रेज अधिकारी, उनको भी लोभ आ गया कि क्यों ना ये इतने प्रसिद्ध लोटा है तो क्यों ना मैं इसको ले लूं। तो उन्होंने क्या किया कि आप है ना इसको, इस लोटे को क्यों लेना चाहते हैं, आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। तब बिलवासी जी ने कहा कि मुझे करना क्या है, मुझे तो पुरानी चीजें और जो ऐतिहासिक चीजें होती है उनको संग्रह यानी उसका उनका कलेक्शन करने का मुझे शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तभी वो अंग्रेज अधिकारी भी कहता है कि आपको भी पुरानी चीजें लेने का शौक है और मुझे भी पुरानी चीजें लेने का शौक है। जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं क्या कर रहा था, उसी समय मैं यही कर रहा था कि मैं जो दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब प्रश्न ये भी बन रहा है अपना, जब अंग्रेज अधिकारी के ऊपर लोटा गिरा, अकबरी लोटा गिरा, तब वह क्या कर रहे थे? तब वह दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहे थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। जो बीच में से बेटा एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं ही खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? आपने। वह आपको पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपको आपका भूसा किया या मेरा? आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 दे देता हूँ। यह कहकर दिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाला धवलाल के आगे फेंक दिए। इस प्रकार वो बातें कर रहे थे ना आपस में कि मैं इसे मैं खरीदूंगा। तो वो ऐसे ही बातें बातें में करते हैं कि अंग्रेज अधिकारी उनसे कहते हैं कि लोटे से आपने स्नान किया था या मैंने? तो वो लाला धवलाल है वो कहते हैं कि दिलवासी जी कहते हैं कि आपने किया। बोले कि इसने चोट किसको पहुंचाई? तो बोला आपको पहुंचाई। और फिर इसे खरीदने का हक किसको है? तो कहते हैं आपको है। तो फिर कहते हैं कि फिर आप बकवास क्यों कर रहे हैं? तो वह कह रहा है कि मैं आपसे अधिक दाम दे दूंगा। तो वो 50 बोलते हैं तो वो 100 बोल देते हैं, 100 बोल देते हैं तो वो 200 बोल देते हैं। इस प्रकार फिर वो कहते हैं कि जी मैं 250 दे देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाल के आगे फेंक दिए। तो उन्होंने किया कि मैं 250 रुपए दे दूंगा, और ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट है वो लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए कि मैं खरीदूंगा इसे। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 दे देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब वो क्या करते हैं, वो जो साहब थे अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भी क्या करते हैं कि आप 250 दे देते हैं तो चलो मैं आपको 500 दे देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए अपने रुपए उठाने लगे,
मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब ये उनकी तरकीब थी अंग्रेज अधिकारी को उल्लू बनाने की। उन्होंने सोचा कि इस तरीके से मैं नाटक नहीं करूंगा तो ये खरीदेंगे नहीं, तो उन्होंने उनको पहचानने भी, लाला झाऊलाल को पहचानने से भी इनकार कर दिया। और जब उन्होंने वो लाला झाऊलाल को देने के लिए 250 रुपये लाए थे, क्योंकि बिलवासी जी से मांगे थे ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि उनके पास 250 रुपये थे, तो उन्होंने झाऊलाल के सामने फेंक दिए कि लोटा मेरा हुआ। तब वो जो अंग्रेज अधिकारी है उसने कहा ये 500 रुपये है, ये मैं दे देता हूँ आपको। तब क्या करते हैं बिलवासी जी है वो 250 रुपये उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नहीं थे, वो तो अपनी पत्नी के संदूक से चुरा कर लाए थे। तो वो उठा लेते हैं कि आप ही ले लीजिए लोटा, क्योंकि मेरे पास तो 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डील सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। यह सुनना था कि साहब की चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गई, वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने झपट कर है वो लोटा ले लिया और बोला, अब मैं अपने हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा, क्योंकि मेजर डगलस है। उनकी डील सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अंडरलाइन कर लीजिए कि मेजर डगलस कौन है। तो मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। मेरे पड़ोसी से मतलब किसके पड़ोसी? उस अंग्रेज अधिकारी के। और उनको क्या शौक है? उनको पुरानी चीजों को संग्रह करने की शौक है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, मेजर डगलस से लेकर और जहांगीरी अंडा ले गए थे यहाँ तक। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। तो वो अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि उनको लगता है कि जो वो मेजर डगलस ही केवल पुरानी चीजें ले जा सकते हैं, मैं भी उनसे अच्छी चीजें ले जा सकता हूँ। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। अब उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। इसी क्षण में उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जत्न से वह रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। अंडरलाइन कर लीजिए इसको यहाँ से कि एक कबूतर ने नूरजहां से, अगर ये कहानी भी पूछी जाए कि जहांगीरी अंडा नाम किस कारण से प्रसिद्ध हुआ, तो हमें ये पूरी डिटेल देनी होगी कि एक कबूतर से नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया, यहाँ से लेके जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न अपना बनता है कि जो अंडा था वो जहांगीरी अंडा के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ से हम उत्तर लिखेंगे एक कबूतर से लेके और प्रसिद्ध हुआ यहाँ तक। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे में भी एक पुश्त पुराना है। वो कहते हैं कि अब वो मेरे सामने ज़्यादा गप्पे नहीं मार सकते या ज़्यादा डिंगे नहीं हाँ सकते, क्योंकि मेरा जो अकबरी लोटा है वह जागरी अंडे से भी एक मुश्त पुराना है, यानी उसकी कहानी उससे भी पुरानी है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब तो ये लोटा है वो है उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उसने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप इसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा।
पर आप कहाँ चले, अभी मुझे काम, आपसे काम है 2 घंटे तक, 2 घंटे तक। तब वो पूछते हैं कि साहब थे, उन्होंने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी वो अपने रास्ते पर चले गए। लाला झाऊलाल का था वो चेहरा है एकदम देखते ही बनता था, यानी वो खुशी से खुशी के मारे उछल पड़े, क्योंकि उन्होंने कितने मांगे थे, वो 250 रुपये, उनकी पत्नी ने जो उनसे देने का 1 सप्ताह के लिए वादा किया था। तो वो उन्होंने जान पड़ता कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी दाढ़ी का एक बाल मारी प्रसन्नता के लहरा था, यानी 6 दिन बीत गए थे, आज 7वां दिन होने वाला था। जो चिंता के कारण, 250 रुपये की चिंता के कारण, जो उनकी बड़ी दाढ़ी थी, उनका जो ऐसा लगता था कि एक एक बाल है प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि बिलवासी जी आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए थे, पर आपके पास तो थे ही नहीं। तो वो कहते हैं कि इस भेद को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता, आप इसी से पूछ लीजिएगा, उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है कि इस भेद को आप मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। क्यों जानता था? क्योंकि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी से पूछे बगैर उसके कमरे से रुपए चुराए थे। तो वो इसको बात को अपनी पत्नी से उन्होंने छुपा के रखा, क्योंकि वो उन्हें डर था कि अगर पत्नी उन्हें मना कर देगी तो, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक, 2 घंटे तक। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे 2 घंटे काम है। लाला झाऊलाल कहते हैं उनसे, किनसे? बिलवासी जी से। तो वो कहते हैं कि 2 घंटे, तो बोले कि 1 घंटे तो इसमें लग जाएगा कि मैं आपको पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा कि आपने इतना बड़ा नाटक रचकर और 500 रुपये उससे निकलवा लिए अंग्रेज अधिकारी से, और फिर एक ले दूं इसमें धन्यवाद दूंगा, तो 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो वो बिलवासी जी कहते हैं कि अच्छा ये 2 घंटे तो लगेंगे, लेकिन पहले आप 500 रुपये गिन लीजिए और इनके सहेज कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अब वो कह रहे हैं कि रुपए अगर अपना हो तो उसे सहेजना ऐसा एक सुखद मनमोहक, यानी मन को अच्छा लगने वाला कार्य है, थोड़ा सा कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त किया था, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। प्रश्न अपना बन रहा है कि उस रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वे चादर पर पड़े रहे, और 1 बजे वो उठते हैं और बहुत धीरे से अपनी सोई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो जो एक सिकड़ी थी वो निकालते हैं जिसमें ताली बंधी हुई थी। फिर कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोलते हैं और 250 रुपये के नोट जो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे ज्यों के त्यों रख देते हैं और उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इस कारण उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने लाला झावलाल को देने के लिए जो अपनी पत्नी से संदूक से 250 रुपये चुराए थे, और उन चुराए हुए रुपयों को उन्हें पूर्वतः वैसा का वैसा रखना था, इसलिए उस रात उनको नींद नहीं आई थी। और उसके बाद अंडरलाइन कर लिया ना यहाँ से, उस रात्रि से लेके और बंद कर दिया तक, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग।
फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद वो कैसे सोए? क्योंकि उन्होंने पत्नी के चुराए हुए पैसे को जो का त्यों रख दिया था, इसलिए वे सुबह तक चैन 8 बजे तक चैन से सोए। तो स्टूडेंट अपना जो लेसन है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कुछ पूछना है क्या स्टूडेंट? हेलो, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।